नमस्कार बच्चों, मैं कुंज नकरिया आप सबका इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं और विश्व एजुकेशन और उसकी टीम मेंबर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिसने हमें ये फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका दिया। आज मैं आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने चाह रहा हूँ, जिसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तभी हमें याद आता है मनी जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक स्टेप में हमें मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम देखने जाएं, कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि जो इसकी आमदनी या तो इनकम कम होगी वो अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा, जिसकी इनकम बड़ी सी होगी वो अच्छा जीवन जी रहा होगा या तो जी पाएगा आगे जाके। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो जिसकी आमदनी या तो इनकम कम है वो भी अच्छा जीवन जी सकता है अगर उसने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो पिलर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, उसको मजबूत बनाया, तो आने वाले समय में वो अच्छा सा जीवन जी सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में अगर जो जिस बंदे का इनकम कम है या तो हाई है, उसने अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरीके से प्लान आउट नहीं किया या वो पिलर वीक है, तो आने वाले समय में उसको काफ़ी सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। यस दोस्तों, अब मैं आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ जो हमारी यादों से जुड़ा हुआ है। गुल्लक। जब भी सेविंग की बात आती है तो हमें गुल्लक याद आता है। गुल्लक जो हमारे जीवन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखने जाएं, जब भी हमें माता पिता कुछ पैसे देते थे तो उस पैसे में से हम लोग बचाते थे और क्या करते हैं, वो पैसे गुल्लक में डाल देते थे। इस तरह दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, ये गुल्लक भरता गया। एक दिन ऐसा आया जब भी कोई ओकेशन था या तो कोई त्यौहार था, हमने गुल्लक तोड़ा और क्या देखते हैं दोस्तों, इतने सारे पैसे एक साथ जमा होके हमारे खुशी का ठिकाना नहीं होता। यही तो है दोस्तों सेविंग्स। सेविंग्स को अगर मैं डेफिनेशन के रूप में बताऊं आपको, तो सेविंग एक ऐसा पोर्शन है कि जो इनकम आ रही है उसमें से खर्चे निकाल देने के बाद जो बचता है वो है सेविंग्स। तो इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एसेट्स है कि जो आने वाली जो आपकी इनकम है उसको बढ़ाता है। यस दोस्तों, आने वाली इनकम को बढ़ाने का एक ऐसा साधन है या तो एक टूल है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में तीन फैक्टर काम करते हैं, रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी। तो हम लोग देखते हैं रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी क्या है। रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क कोई भी हो सकता है, वो आपके इन्वेस्टमेंट को डाउन कर सकता है, उसकी वैल्यू को डाउन कर सकता है, वो है रिस्क। रिटर्न क्या है, आपने जो पैसे सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में रखे उसमें से कुछ आपको रिवॉर्ड मिला, वो है रिटर्न। लिक्विडिटी, आप कितना जल्दी उस एसेट्स को एनकैश कर सकते हैं या तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रोकड़ा, कैश, वो है लिक्विडिटी। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ लीजिए आपके पापा ने आपको 1000 रुपये इस गणेश चतुर्थी को दिए। आपने क्या किया, उस अमाउंट को अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, उसको खर्च करने का नहीं सोचा। तो इसमें रिस्क क्या है, आपने जो बैंक में पैसे रखे हैं तो या तो बैंक बंद हो सकती है, वो एक तरह का रिस्क है जो कम है। सेकंड, उसमें रिटर्न क्या है, अगर आप देखने जाएं सेविंग अकाउंट में 4% का आपको रिटर्न मिलता है। अगर एक साल के बाद अगर तकरीबन वो अमाउंट आप देखेंगे 1000 रुपये वाला 1040 हो जाएगा, 1040। जो एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ है वो आपका हुआ रिटर्न। और लिक्विडिटी क्या है, समझ लीजिए कि आपने इस गणेश चतुर्थी को रखा और नेक्स्ट गणेश चतुर्थी तक रखने का प्लान था, लेकिन दिवाली में आपको वो पैसे चाहिए, तो आपने क्या किया, उस पैसे को एनकैश कर लिया, एटीएम से विड्रॉल कर लिया, वो है लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी हाई है। हम लोग अभी देखते हैं रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर सेविंग में देखें तो सेविंग में रिस्क लो है तो जाहिर सी बात है रिटर्न भी लो है और लिक्विडिटी उसमें हाई है।
इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। यस, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, और लिक्विडिटी लो है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है और सेविंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बना है। सेविंग के अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है कैश, यानी कि रोकड़ा जो हमारे हाथ में हम लोग घर पे रखते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई भी दिक्कत के लिए। सेविंग्स, सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े रहते हैं। शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट हमने रखी हुई है। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। अभी आपको एक ख्याल ये भी आएगा कि यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड्स क्यों रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट या इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड्स ही सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं है, इसमें फिक्स रिटर्न वाले भी म्यूचुअल फंड्स हैं, सेविंग अकाउंट वाले भी म्यूचुअल फंड्स हैं कि जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। एक दिन के लिए भी अगर आपने पैसा इसमें रखा हुआ है तो आपको एक दिन का भी इंटरेस्ट इसमें मिलता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स की, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, आपने कोई शेयर्स लेके रखे हैं कोई भी कंपनी के, रियल एस्टेट, आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है, कंपनी आपने कोई क्रिएट की हुई है या तो कोई शॉप आपने स्टार्ट, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट्स ही है। अगर आपने कोई एजेंसी ली हुई है, जैसे अमूल है, वाडीलाल है, आइसक्रीम की स्मॉल एक एजेंसी पार्लर लिया हुआ है आपने, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट्स है। जैसे मैंने आपको बताया, सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी इसमें जो सबसे बड़ा ड्रैगन या तो हम नाइटमेयर बोलते हैं कि जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है, वो है इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन एक ऐसा ड्रैगन है कि जो हमारे पैसे को खा जाता है, ऐसा बोले तो। 1990 में 1 लाख रुपए जिसके हाथ में थे, उसकी आज कीमत अगर देखने जाए तो 13,100 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1990 में आप 1 लाख रुपए अगर आपके पास थे तो आप 1 बेडरूम हॉल किचन का एक फ्लैट ले सकते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आप आइडेंटिफाई कीजिए वो 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट कितने में आएगा। क्या हुआ, गुड्स की वैल्यू बढ़ गई। उसके कारण जो परचेसिंग पावर है कि जो आज हमारे पास, पहले क्या था, 100 रुपए भी बड़ी अमाउंट थी, आज अगर 100 रुपए देखने जाएं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दूं, दूध का, मिल्क। 1990 में मिल्क 6 रुपए प्रति लीटर मिलता था। अगर हम आज की बात करें, 60 to 65 रुपीज पर लीटर प्राइस है। अगर इसका इन्फ्लेशन अगर आप देखने जाएं, ऑलमोस्ट 8 to 10% का इन्फ्लेशन रेट है। आज अगर हम देखने जाएं तो डेयरी मिल्क चॉकलेट भी 10 रुपीज का आता है, जो 1990 में दूध अगर देखने जाए तो 6 रुपीज पर लीटर में आता था। ये क्या करता है, गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारे पास जो जेब में पैसे रहते हैं उसे गुड्स लेने की क्षमता कम हो जाती है, वो है इन्फ्लेशन। और सिंपल वे में आपको समझाने के लिए मैं एक और सेविंग का एग्जांपल लेता हूँ। गौर कीजिए कि आप एक सॉफ्ट ड्रिंक लेने वाले थे 100 रुपीज का, जो आपने पोस्टपोन कर दिया 1 साल के लिए, और वो 100 रुपीज को आपने क्या प्लान आउट किया, आपने सेविंग अकाउंट में रखने का प्लान आउट किया, और सेविंग अकाउंट में आपको 5% ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 साल के बाद आपने देखा जो आपके सेविंग अकाउंट में 100 रुपीज थे उसके 105 हो गए, और जो कॉस्ट था सॉफ्ट ड्रिंक का वो 110 हो गया। गौर कीजिए, इसमें 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। वो 5 रुपीज आप अपने पापा से लेकर आप इसमें ले रहे हो। तो ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन के कारण जो गुड्स था उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, और जो आपके पास पैसे थे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि इन्फ्लेशन आपके पैसे के अगेंस्ट में काम करता है। अगर आपने उसको प्रॉपर वे में प्लान आउट नहीं किया, उसको वाइसली आपने प्लान आउट नहीं किया, तो आने वाले समय में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसके कारण आपके खर्चे काफ़ी बढ़ सकते हैं और ये इम्पैक्ट आएगा आपके सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे। और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है हमारी रॉन्ग वे ऑफ एक्सपेंस। हम लोग, हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास इनकम आता है उसमें से हम पहले एक्सपेंस को डिडक्ट करते हैं। अभी अगर हम देखने जाएं तो क्या होता है, एक्सपेंस तो हर बार बढ़ते ही रहते हैं, तो उसके कारण सेविंग इम्पैक्ट होता है। सेविंग्स हम काफ़ी कम कर पाते हैं, और कभी कभार तो ये भी हो जाता है कि सेविंग तो होता ही नहीं है, ऊपर से डेप्ट क्रिएट हो जाता है, ये फॉर्मूला के कारण। अगर
ये पैटर्न है ना हमें चेंज करनी होगी। किस तरह ये पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको में से जो इनकम आ रही है उस इनकम में से आप प्लान आउट कीजिए, आप कितना सेव कर सकते हैं। 10%, 20%, 30%, एक अमाउंट फिक्स कीजिए। आप उस अमाउंट या परसेंटेज को फिक्स करने के बाद आप क्या कीजिए, जो भी बचता है उसका एक्सपेंस कीजिए और उस एक्सपेंस को आप प्लान आउट कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट बजटिंग की स्लाइड में बताने वाला हूं। अभी वो जो एक्सपेंस है उसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। उस बजट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आपके, बैंक स्टेटमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो गया, दूसरे कोई रिसिप्ट या पेमेंट के स्टेटमेंट्स हो गए, वो इकट्ठा कर लीजिए एक साथ। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप अपने टोटल इनकम को कैलकुलेट कीजिए कि इनकम में आपका फिक्स सैलरी से आ सकता है, बिजनेस से आ सकता है, दूसरा कोई रेंटल इनकम है, ये भी एक तरह का इनकम ही हुआ। वो हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप में अपने मंथली एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ग्रोसरीज हो गया, फिर रेंटल पेमेंट्स हो गया, यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिक बिल है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें हो गई। फोर्थ स्टेप में आप क्या कीजिए, वो सारे जो लिस्ट बनाए उसमें से फिक्स कौन से हैं, वेरिएबल कौन से हैं। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं फिक्स और वेरिएबल का। जैसे रेंट है तो रेंट फिक्स है, हर महीने वो फिक्स अमाउंट ही आपको पे करना है। वेरिएबल कौन सा है, तो है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज में जनरली कभी अप डाउन होता है, जैसे अभी चल रहा है, जैसे दिवाली आएगी 2-3 महीने बाद, तो तभी क्या रहेगा, वो ग्रोसरीज का बिल हाई हो जाएगा त्योहार के कारण। फिफ्थ स्टेप में आप क्या कीजिए कि आपका जो टोटल मंथली इनकम है और एक्सपेंसेस को टोटल करके उसका डिफरेंस देखिए। अगर पॉजिटिव में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो दिक्कत वाली बात है। अगर नेगेटिव में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कीजिए किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज का बिल इस महीने ग्रोसरीज के कॉलम में आपका है 15,000 रुपीज़, तो आप ट्राई कीजिए कि वो 12,000 तक कैसे आ सकता है। दूसरा है आपका शॉपिंग कैटेगरीज का बिल, अगर वो आ रहा है 10,000 रुपीज़, तो आप उसको 7,000 6,000 कैसे कर सकते हैं, वो उसमें कट डाउन कर सकते हैं, ताकि 3-4 हज़ार रुपये और आपको बच जाए, तो वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में आपको काम आ जाएंगे। इस तरह से आप ये पैसा बचा सकते हैं। एक रूल इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 50-30-20 बजटिंग रूल। अभी ये बात करूँ मैं आपको, तो 50% आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतें होती है, जैसे कि ग्रोसरीज हो गया, हाउसिंग हो गया, यूटिलिटीज हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कार पेमेंट्स जैसे कि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम है या तो कार सर्विसिंग है, वो सारी चीज़ें हो गई। वांट्स, वांट्स में जो आपको चाहिए, जैसे शॉपिंग हो गया, बाहर खाने खाने जाने का हो गया, फिर आपकी कोई हॉबीज़ है, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। 20% एटलीस्ट आपका सेविंग होना चाहिए। अगर 20% सेविंग आप कर पा रहे हो तो आपकी लाइफ स्टेबल है, आपको कम फाइनेंशियल दिक्कतें आने वाले समय में झेलनी पड़ेगी। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीड्स और वांट्स में बाइफोर्केशन करना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि नीड्स और वांट्स क्या है। हम लोग ये नहीं समझे, इसके कारण हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं और इसके कारण हमारा पूरा बजट हिल जाता है और हम कभी भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। नीड्स क्या है हमारी, रोटी, कपड़ा, मकान और ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हमारी ज़रूरतें, बाहर खाना खाने जाना, बड़ा सा घर लेना, शॉपिंग करते रहना कंटिन्यू, बड़ी सी ब्रांड न्यू कार लेना जो एक्सपेंसिव हो। अभी एक एग्जांपल मैं आपको ज़रिए बताऊंगा कि घर के बारे में मैं आपको बताऊं। अभी आपकी ज़रूरत है घर के लिए 2 बेडरूम हॉल किचन की, जो 25 लाख रुपए में पड़ रहा है आपको। लेकिन वही ब्रोकर ने आपको एक दूसरा घर दिखाया जो 4 बेडरूम हॉल किचन है, वो ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़ में आ रहा है। तो आपका लालच उसमें आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वो मिल रहा है 40 लैक्स में 4 बेडरूम हॉल किचन, ये 25 लैक्स में 2 बेडरूम हॉल किचन है, तो बेटर है हम लोग वो ऑप्शन सिलेक्ट करें। अभी इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास वो एक्स्ट्रा 15 लाख रुपीज़ रहेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स रहेगा, सेविंग्स रहेगा, उसमें से विड्रॉल करके आप उसमें पेमेंट कर दोगे। अगर वो नहीं है तो आप लोन लेंगे और लोन के चक्कर में आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा और उसके कारण आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी तरीके से हिट होगा और
और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। अभी ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसमें से हमें क्या सीखने को मिला? सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम रिस्क रिटर्न मिलेगा आपको। इसमें सबसे बड़ा जो ड्रैगन या तो नाइटमेयर है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के आप अपने फाइनेंशियल प्लान आउट कीजिए। जब भी आपको इनकम मिले महीने के आखिर में या स्टार्टिंग में, तो आप अपने आप को पहले पे कीजिए, यानी कि सेविंग कीजिए उसमें से, और फिर जो बचता है उसमें से आप एक्सपेंस कीजिए। और उसी एक्सपेंस को आपको कंट्रोल करने के लिए मैंने पूरा बजट का प्रोसेस आपको पूरा समझाया। और अभी आपको 3 एक्टिविटी करनी रहेगी एक चार्ट पेपर पे, और आपको विश्वा एजुकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। ये एक्टिविटी एक तरह के चार्ट में कोई एक इनोवेटिव कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाया कि इन्वेस्टमेंट इज लाइक एन ओशन, तो इसमें ओशन के बारे में पूरा लिखा है और इसमें क्रिएटिव वे में मैंने एक स्लाइड बना के दिया हुआ है आपको। आप दूसरे कोई कंसेप्ट जैसे कि एरोप्लेन है, फिर स्काई डाइविंग है, ट्री है, चॉकलेट बॉक्स है, इस पर इनोवेटिवली इस तरह के चार्ट पेपर बना के आपको सबमिट करना रहेगा। सेकेंड एक्टिविटी है, एक में शीट दी हुई है जिसमें नीड्स और वांट्स आपको आइडेंटिफाई करना है ब्लैंक कॉलम में, और आपको विश्वा एजुकेशन को सबमिट करना रहेगा। थर्ड एक्टिविटी है आपको आपके फैमिली का बजट बनाना, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। बजट जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा बजट का प्रोसेस, उस तरह का बजट का प्रोसेस फॉलो करके एक महीने का पूरा बजट बना के कंप्लीट लिस्ट डाउन करके कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन से फिक्स और वेरिएबल्स है, इनकम टोटल इनकम करना है, फिर टोटल एक्सपेंस करना है, अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें एक्टिविटी में प्रैक्टिकली करना रहेगा। और ये एक्टिविटी आपको विश्वा एजुकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूँगा। थैंक यू विश्वा एजुकेशन एंड इट्स टीम